आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपको बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 17 गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली की भी है। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम आज वाराणसी में थे। इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कलाकारों ने यहाँ पारंपरिक लोकगीतों और लोक नृत्यों के जरिए उनके आगमन पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी जहाँ वाराणसी से सांसद हैं, वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भारत और यहाँ के भोजपुरी भाषा से गहरा नाता है। ऐसे में लोक कलाकारों ने पारंपरिक विरहा गीतों के जरिए दोनों देशों के रिश्तों के गहरे जुड़ाव को भी अभिव्यक्त किया। देश विदेश में चर्चा है और जनता करत बखान है। देश विदेश में चर्चा है और जनता करत बखान है। देश विदेश में चर्चा है, जनता करत बखान है। 34 फैलो सुयस आपका, 34 फैलो सुयस आपका, जादू मोदी स्वागत है श्री मोदी साहब, स्वागत। यूपी के सहारनपुर में बन रहा है भारत सरोवर, जो यूपी में सैलानियों के लिए नया आकर्षण बन सकता है। चकवाली गांव में बन रहा ये तालाब भारत के नक्शे की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी। इसके अलावा सुंदर पाथवे, सोलर लाइट, जैविक गमले और गाँव की संस्कृति की झलक देती कलाकृतियाँ भी देखने को मिलेंगी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के मुताबिक ये परियोजना न केवल एक पर्यटन स्थल बनेगी, बल्कि ग्रामीण कला, जैविक खेती और हरित तकनीक को भी बढ़ावा देगी। साथ ही यहाँ से नशा मुक्ति का संदेश भी दिया जाएगा। अगले साल तक इसके बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक सुखद तस्वीर सामने आई। यहाँ के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के 17 दुर्गम गाँव में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुँची है। दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगल और नक्सली खतरों के बीच तार बिछाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से अब यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, जिससे अब 17 गाँव के करीब 540 परिवारों को रोशनी मिल रही है। लोग इस बदलाव से बेहद खुश हैं। पितृपक्ष के मौके पर बिहार की गया में इन दिनों पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ नेपाल से भी कई लोग पितरों के पिंडदान के लिए पहुंचे हैं। जब वो नेपाल से चले थे तब सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले दिनों वहाँ हुई हिंसा से अभी लोग चिंतित हैं। उन्हें अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों की चिंता सता रही है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के जरिए नेपाल के लोगों से शांति की अपील की। उन्होंने ओडिशा के जगन्नाथपुरी में समंदर किनारे रेत से संदेश को देती हुई एक तस्वीर बनाई है, जिसमें आग से घिरी एक इमारत के बाहर शांति की उम्मीद में प्रार्थना करते हाथ बनाए गए हैं, जिस पर नेपाल के नेशनल फ्लैग के साथ लिखा गया है, शांति के लिए प्रार्थना। न सिर्फ भारतीय कला और संस्कृति बल्कि यहाँ का अध्यात्म भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। महाराष्ट्र के नागपुर में इटली से आई कुछ युवतियों ने बताया कि इटली में भी एक मिनी इंडिया की झलक देखी जा सकती है। गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कांत कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। न्यूज पथ में आपको हम दिखाते हैं आगे खबर नेपाल में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू की। जी हाँ, नेपाल में 8 सितंबर से शुरू हुई हिंसा और राजनीतिक संकट के कारण सैकड़ों भारतीय वहां पर फंसे। इनमें ज्यादातर पर्यटक, इलाज करवाने गए मरीज या उनके परिजन शामिल हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। हालांकि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और कुछ लोग सुरक्षित देश वापस भी आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से नेपाल से सटे इलाकों को सील कर दिया गया है।
नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए वहां से भारतीयों की वतन वापसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेपाल के अलग अलग शहरों से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। हिंसा के आग में जल रहे नेपाल में जो टूरिस्ट जो है भारत से नेपाल में गए हुए थे, जैसे जैसे ढील मिल रही है वो अपने वतन को वापसी कर रहे हैं। यहाँ जो है एक अहमदाबाद गुजरात से आए टूरिस्टों का जत्था जो है यहाँ भारत नेपाल के नो मैंस लैंड पे पहुँचा हुआ है और यहाँ जो है ये लोग अपने सामानों की जांच पड़ताल कराने के बाद जो है अब भारत में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम यहाँ इन लोगों से बात करेंगे। एक टूरिस्ट हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। आप लोग नेपाल में गए थे, क्या कुछ देखे हैं नेपाल में, क्या कुछ है? छोड़ दिए। हम नेपाल में गए थे। नेपाल में हमने काफ़ी कुछ एंजॉय भी किया। पोखराज गए, मनोकामना देवी गए, देन उसके बाद हम काठमांडू गए तो वहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल था। हमने हमारे सामने 1-2 कार जलते हुए देखी है और 7-8 घंटे हम ट्रैफिक में थे। फिर हम यहाँ पे अभी बॉर्डर पे आए हैं काफ़ी कुछ जर्नी करके। यहाँ हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। एक भाई साहब, क्या हुआ था? वहाँ हम गए, वो मनोकामना से आगे तो करीबन 20 किलोमीटर या 25-30 किलोमीटर दूर था काठमांडू। मेरा तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम था और सब लोगों को रोक के रखा था। मेरा फिर हम लोग वहाँ से रिटर्न आ गए वापस। तो रिटर्न आते टाइम करीबन 10-12 किलोमीटर गए ना तो आगे लोग टायर जला रहे थे और गाड़ियों की जला रहे थे। तो फिर हम वहाँ पे करीबन 1-2 घंटे रुके। वहाँ रोक रखा था ट्रैफिक के लोगों ने और फिर आगे जाने दिया। आप ये बताइए, वहाँ आप लोग क्या क्या देखे वहाँ सड़कों पे नेपाल में? हमने पोखरा देखे, फिर बुक्ति धाम देखे, मनोकामना मंदिर देखे। नहीं, जो बवाल हुआ सड़कों पे आप लोग क्या क्या देखे? बवाल वो टायर के सब जला रहे थे ना, वो देखे। डर लग रहा होगा एकदम? बहुत डर लगा था कि हमारे पास ना आ जाए, ऐसा डर लगता था। क्या बताते थे होटल वाले? कुछ कहते थे आप लोगों को? हाँ, कि आप वापस चले जाओ, ऐसा कहते थे। अच्छा। अब काठमांडू मत जाओ, आप वापस चले जाओ। अच्छा, मतलब अभी आप लोगों को और नेपाल में घूमने का प्लान था? हाँ, प्लान था, 2 दिन का था। पर हम वापस आ गए। चाहे नेपाल से सटा बॉर्डर सुनौली हो या गौरीफंटा बॉर्डर हो, जिसे जहां से मौका मिल रहा है वो जल्द से जल्द स्वदेश वापसी कर रहा है। बहुत सारे लोग जो नेपाल में हैं उन्हें भारत आने दिया जा रहा है। अगर वो भारत के हैं और जो नेपाली यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। बाकी पूरी तरीके से गाड़ियों पर रोक है, आवाजाही पर रोक है और आज तो नेपाल में कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगा हुआ है। लेकिन कई लोग हैं जो कि पिछले कई दिनों से नेपाल में थे और अब लौटे हैं। बड़ी मुश्किल से बॉर्डर पार करके वापस भारत की सीमा में दाखिल हुए हैं। आप लोग कब से थे, कहाँ थे? 5 तारीख से थे सेतु पुल पे धनगढ़ी में। तो क्या माहौल था वहाँ? बहुत बुरा हाल है, सब तरफ गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, सरकारी ऑफिस फोड़ दिए जा रहे हैं सारे, पूरे में आग लगी है। इवन भंसार ऑफिस पे भी आग लगी हुई है। 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं। तो आज जाके मिलिट्री ने जब लिया है टेक ओवर, तब मिलिट्री से बात करके कंसल्ट करके तब बॉर्डर से अपने आप पे वापस आ पाए हैं। तो मिलिट्री के आने के बाद से अब आसान स्थिति है? हाँ, अभी शांत है बिल्कुल, लेकिन कोई भी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। ये इकलौती 4 व्हीलर गाड़ी है जो वहाँ से यहाँ आई है। और भी कई लोग हैं अपनी अपनी गाड़ियों से लौटे हैं। आप लोग खुशकिस्मत हैं, मुझे लग रहा है कि जो लौट पा रहे हैं, बाकी तो फंसे हैं लोग वहाँ। फंसे हैं सर, बिल्कुल फंसे हैं। अच्छा माहौल है, जब से आर्मी यहाँ से आई है, नेपाल आर्मी आ गई है, जो जाना चाह रहा है उसका साथ सपोर्ट कर रही है कि आप जाओ। मैं गया, पहले बात करी, उसके बाद मैंने गाड़ी निकाल के लाया हूँ। अदरवाइज इससे पहले कल का परसों का जो माहौल था वो बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा, जो फिल्मों में लोग हमने आज तक देखा, हमने वो देखा है। ये तमाम लोग अगर आप देखें तो नेपाल से आने वाले लोग हैं जिनकी चेकिंग हो रही है और पैदल जो लोग भारत में आना चाहते हैं, जो भारत के लोग हैं, उन्हें आने दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कमोवेश इस वक्त शांति दिखाई दे रही है। हमारे पीछे आपको नेपाल के धनगढ़ी का जो बॉर्डर है, धनगढ़ी कस्बा है और नेपाल के ज़िले का वो बॉर्डर है जो कि आपको इस वक्त दिखाई देगा। ये जो बैरिकेड है ये नो मैंस लैंड पर है और यही वो बॉर्डर है जो भारत और नेपाल को अलग अलग करता है। लेकिन हालात आजकल के मुकाबले काफ़ी बेहतर हैं और शांति कम से कम इलाकों में बनी हुई है। महाराष्ट्र के पुणे से 30 श्रद्धालुओं का जत्था काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचा था, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद ये वहां फंस गए। हालांकि सभी भारतीय पर्यटक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे ठीक साथ जो आपको ये लोग दिखाई दे रहे हैं, असल में ये महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 30 लोगों का ग्रुप है जो पिलग्रिमेज पे आया था
पशुपतिनाथ में दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जब उसी वक्त नेपाल में सत्ता परिवर्तन होगा और हमारे ठीक पीछे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से इन्हें अब तक नेपाल से वापस जाना था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ फंसे हुए हैं ये लोग। सब पुणे के लोग हैं। आप अपना नाम बताएं और क्या कुछ आपने फेस किया है, कितना प्रॉब्लमेटिक रहा, मुश्किल रहा इस पूरे दौर को पास करना? मेरा नाम रोहित घारे है, मैं पुणे से हूँ। अभी तक फ़िलहाल 2 दिन से हम लोग इधर है। अभी तो फ्लाइट तो सब बंद है और जो बाहर का माहौल है वो बहुत डेंजर है। तो हमारा दर्शन तो हो गए पशुपतिनाथ का, अभी मंदिर भी बंद किया है, सब बंद किया है। अभी तो बोल रहे फिलहाल कि 6 बजे के बाद चालू होगा एयरपोर्ट, तो देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। घर वालों से बात हुई? हाँ चालू है, मगर अभी इधर का नेटवर्क भी खराब है, सब डाउन है। आप लोगों के भी घर में क्या चिंता हुई जब उन्होंने वहाँ समाचार में देखा होगा कि नेपाल में ऐसी स्थिति और आप यहाँ फंसे हुए हैं? एक तो ये हुआ था, हम लोग वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क का इशू था, क्योंकि इंडियन सिम कार्ड यहाँ पे चलते नहीं, तो घर वालों के पास नंबर नहीं थे। और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे हम लोग का वहाँ पर ये नेटवर्क नहीं था यहाँ पे, तो 1-2 के फ़ोन चालू थे जी, तो दिक्कत शुरू से हो गई घर वालों को कांटेक्ट करने के लिए। उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा था, हमारा उनसे नहीं, तो दिक्कत वहाँ पे आ गई। और उसके बाद हम लोग क्या है, यहाँ पे सब नेटवर्क डाउन हो गए, तो घर वालों के 1-2 के मोबाइल चालू थे, तो उनसे हम लोग सब लोग मिल के कॉन्टेक्ट कर रहे थे। आखिर में मुझे आप बताइए कि आप लोगों का वापसी का टिकट क्या था, क्या उस प्लान पे भी बहुत असर पड़ा है? वापसी का टिकट हमारा आज 11 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन रीशेड्यूल होने के बाद 2 बजे की हो गई। फिर वापस अभी पता चला है कि 6 बजे के बाद एयरपोर्ट खुलने वाला है, इसलिए अभी देखते हैं 6 बजे खुलेगा, उसके बाद यहाँ से कहीं और भी जाने वाले थे आप लोग? हाँ, हम लोगों का प्लान ये था, यहाँ से दिल्ली जाना था, दिल्ली से वाराणसी, गुवाहाटी, जगन्नाथपुरी। नेपाल में अशांति के चलते महाराष्ट्र के 300 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ित परिवारों से फोन पर संपर्क किया और नेपाल में फंसे लोगों को सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया। आपके 18 लोग हैं? हाँ सर। बराबर ना? और कितने? और कोई आपके ग्रुप में 18 लोग हैं, बराबर? हाँ, पर पूरे ग्रुप में, लेकिन हम जो लोग साथ में आए थे, वो फिर हम 4 थे, बाकी कोई अहमदाबाद से आया, कोई राजकोट से आया, कोई कहीं से दिल्ली। लेकिन वो अपने यहाँ से इंडिया से गए ना, तो वो आपके सब संपर्क में है पूरे लोग 18 लोग? हम एक ही जगह ठहरे हुए सर, एक ही होटल में ठहरे। कौन सा होटल है? ये रिजेंसी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। हमारे लोग आपके संपर्क में रहेंगे और जो भी अच्छा सेफ पॉसिबल है वो सब करके हम लोग। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकली राजस्थान के भरतपुर के बयाना विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत और उनके पति ऋषि बंसल भी चीन नेपाल बॉर्डर पर फंस गए हैं। फिलहाल नेपाल में हालात बिगड़ने से यात्रा रोक दी गई है, हालांकि वो सुरक्षित हैं और प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। इस बीच खबर आई कि नेपाल के हिल्सा में एक भारतीय महिला श्रद्धालु को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। खबर मिलते ही हिल्सा जिला प्रशासन ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन मरीज की हालत को देखते हुए हिल्सा जिला प्रशासन ने एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया और भारत में उनके घर भिजवाया। वहीं गुड न्यूज ये है कि एयर एम्बुलेंस का खर्चा 6.5 लाख रुपए आया, जो नेपाल ने ही उठाया। इस मिशन के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब रोड खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। तब नेपाली सेना के जवानों ने महिला को अपने कंधे पर उठाकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कई मानसरोवर यात्री भी वहां फंसे हुए हैं। कैलाश मानसरोवर से दर्शन कर लौटते समय नेपाल चीन सीमा के हिल्सा बॉर्डर में अयोध्या के 9 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। हालांकि सभी श्रद्धालु अपने परिजनों से संपर्क में हैं, लेकिन परिवार वाले बेहद चिंतित हैं। अब उनकी यही आस है कि सरकार जल्द से जल्द उन्हें भारत वापस लाए। वो हमारे बड़े भाई साहब हैं रमाकांत यादव जी, वो लोग 31 तारीख को यहाँ से यात्रा पे निकले थे कैलाश पर्वत के लिए। वहाँ लोग सकुशल थे। यहाँ 2-3 दिन पहले हिंसा भड़क गई नेपाल में। वापसी में परसों रात को लोग वही बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। सरकार से मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द व्यवस्था करके सुरक्षित लाया जाए। भारत सरकार नेपाल में फंसे भारतीय लोगों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर गंभीर है। इस सिलसिले में सरकार की ओर से नेपाल से लगी सीमा के सभी जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने से रोका भी जा रहा है। नेपाल से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है।
फिलहाल नेपाल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आणंद से हिताली शाह, सोनौली बॉर्डर से अमितेश त्रिपाठी, गौरीकंटा बॉर्डर से कुमार अभिषेक के साथ काठमांडू से अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। बदले जाएंगे जयपुर के 2 स्टेशनों के नाम। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें आर्थिक सहयोग और पर्यटन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में भारत और मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है। उन्होंने भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोले जाने का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस में आयुष उत्कृष्टता केंद्र और 500 बिस्तरों वाले SSRN यानी सर शिवसागर रामगुलाम राष्ट्रीय अस्पताल और पशु चिकित्सा विद्यालय तथा पशु अस्पताल के निर्माण में सहयोग देगा। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिवसागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन ISIS से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन दहशतगर्दों के निशाने पर दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहर थे। पुलिस का दावा है कि ये गिरोह भारत में गजवाए हिंद के नाम पर जिहाद छेड़ने और टारगेटेड किलिंग्स की योजना बना रहा था। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 आतंकियों को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जबकि बाकी आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अलग अलग रिमांड पर रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को जयपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और रेलवे कर्मचारियों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने जयपुर के 2 रेलवे स्टेशनों गांधीनगर और खातीपुरा के नाम बदले जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इन दोनों रेलवे स्टेशनों के नामों में जयपुर जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों को इन रेलवे स्टेशनों को पहचानने में परेशानी न हो। वहीं रेल मंत्री ने बीकानेर और जोधपुर से वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जोधपुर से दिल्ली नई वंदे भारत की तैयारी अच्छी है, इसे जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं बीकानेर से दिल्ली नई वंदे भारत पर भी चर्चा हुई है, उसकी भी तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने चिकित्सा शिविर लगाया। सेना ने पीर पंजाल रेंज के अरई गांव में बरसाती बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी दी। इस मेडिकल कैंप में इस गाँव के करीब 15,000 की आबादी के लिए फ्री में ये सेवा उपलब्ध कराई गयी। साथ ही इसमें दिव्यांगजनों को निःशुल्क व्हील चेयर और वॉकिंग स्टिक भी बांटे गए। यूपी के मुरादाबाद में एक सरकारी महिला अस्पताल में मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई। इस मिल्क बैंक में माताएं अपना दूध दान कर सकती हैं, जो नवजात शिशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से ये पहल की गई। इसके तहत अब तक 52 माओं के आंचल से 169 बच्चों तक ममता की मिठास पहुंच चुकी है। किसी माँ को स्तनपान कराने में दिक्कत है, कोई बीमारी से जूझ रही है, कोई कमजोरी के कारण शिशु को दूध नहीं पिला पा रही है, ऐसी स्थिति में मदर मिल्क बैंक नन्ही सी जान को माँ का दूध पिलाने में बड़ा मददगार साबित हो रहा है। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 124 अंकों पर चढ़कर 81,549 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 32 अंकों पर चढ़ा, ये 25,005 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में तेजी जारी है। गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 100 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,13,100 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में गिरावट रही, चांदी 500 रुपए फिसली। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,28,000 रुपए पर आ गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 36 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 47 पैसे हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत का रुतबा तेजी से बढ़ा है। अमेरिका में बिकने वाले आईफोन में करीब आधे भारत में बने होते हैं। भारत में बने आईफोन अब बिक्री के पहले दिन से ही विश्व स्तर पर उपलब्ध होते हैं। पहले शुरुआती मांग चीन से पूरी की जाती थी और भारत में बने फोन देरी से आते थे। एप्पल के फोन मैन्युफैक्चरिंग में अगर वर्कफोर्स की बात की जाए तो 90% महिलाएं काम करती हैं।
न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात करेंगे इस साल के एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच की। जी हां, इसी साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव इस कदर बढ़ा हुआ है कि सोशल मीडिया पर कई भारतीय प्रशंसक पाकिस्तान के साथ होने वाले टीम इंडिया के मैच का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में टीवी और फिल्मी दुनिया के मशहूर एक्टर सतीश शाह ने भी एशिया कप 2025 में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की अपील की। सतीश शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अपने दिल की बात कही। उन्होंने लिखा कि वे हर सच्चे देशभक्त भारतीय से अपील करते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच का कड़ा बहिष्कार करें। सतीश शाह ने भारतीयों से अपील करते हुए कहा कि वे मैच के दौरान टीवी बंद कर दें। एक्टर ने अपनी पोस्ट की आखिरी लाइन में यह भी कहा कि उन्होंने अपनी टीम के प्रति सम्मान खो दिया है। सतीश शाह की इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच अब बहस छिड़ गई है। उनके पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए कुछ ने उनका समर्थन किया तो कुछ का मानना था कि खिलाड़ियों का अपमान नहीं होना चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि आपको बीसीसीआई और सरकार से नाराजगी होनी चाहिए। खिलाड़ी सम्मानित हैं, उनकी गलती नहीं है। मैं तो हर मैच का बहिष्कार करूंगा और दूसरों से भी कहूंगा। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि टीम ने क्यों सम्मान खोया, ये तो बीसीसीआई का फैसला है, खिलाड़ियों का नहीं। एक और यूजर ने लिखा कि आपका स्टैंड अच्छा है, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना शर्मिंदगी है, खास करके जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन ये खिलाड़ियों से ज्यादा सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है। इस बीच एशिया कप में 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इतनी जल्दी क्या है, ये सिर्फ एक मैच है, इसे होने दीजिए। एशिया कप में एक ही ग्रुप में होने के कारण भारत और पाकिस्तान का एक मैच तय है, जो कि 14 सितंबर को होगा। यही नहीं, पूरी संभावना है कि दोनों टीमें सुपर 4 में जगह बनाएंगी। ऐसे में 21 सितंबर को एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो सकता है। इसके बाद अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा मैच भी हो सकता है। फिलहाल इस मैच को लेकर पहले की तरह उत्साह नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मैच के बहिष्कार की मांग पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लगता है आपको भारत पाकिस्तान की जो मैच है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, हम लोग तो अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिक्स के बीच खेल, संगीत ये सब नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है, जैसे हम लोगों ने देखा 1 महीने पहले लेजेंड्स का एक टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें युवराज सिंह व इरफान पठान ये सब हिस्सा ले रहे थे, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना था, वो नहीं हुआ क्योंकि उन लोग बैकआउट कर गए। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो मेरे मन में सवाल है, तो ये क्यों है? क्योंकि सिर्फ ये पैसा छापता है, इसीलिए पैसा बनाता है ये मैच, इसीलिए तो तब तो ये सिर्फ बिजनेस हो गया। और अगर इमोशन सच में है तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो खेल अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है, तो खेल के हिसाब से अगर मैच होता है तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है? हाँ, होना चाहिए, खेल होना चाहिए। मैं ज़रूर होना चाहिए। पॉलिटिक्स एक तरफ और खेला एक तरफ। आपको क्या लगता है? एकदम होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग जगह और खेल अलग जगह, दूसरे दोनों जगह ही पूरा अलग है। आपको क्या लगता है? दोनों होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा परफॉर्मेंस, रिवेंज ऐसे ही होता है। अगर जीत हासिल हो जाए इंडिया का तो यही रिवेंज, लेकिन मेरा ख्याल से ये फ्रेंडली मैच है, ये वो पॉलिटिक्स और ये यहाँ पर ना ही इंटरवेंशन ना हो, वही सही है। आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होगा? इस मैच में इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। कोई अभी तो जो फॉर्मेट है हम लोगों का टीम बहुत बढ़िया है, इंडिया जीतेगी। परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिया आगे था, लेकिन ये मैच अब सारे देखेंगे, कोई विरोध नहीं है इसमें? नहीं, विरोध नहीं है, सभी देखेंगे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज के दौर में विकास को लेकर मेट्रो का रोल काफी अहम है। ऐसे में नमो भारत रैपिड ट्रेन और मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट का काम भी अब पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के मुसाफिरों को जल्द मिलने जा रही है सहूलियत भरी सौगात। दरअसल दिल्ली, एनसीआर और मेरठ को जोड़ने वाली रैपिड मेट्रो ट्रेन नमो भारत का आखिरी चरण भी पूरा हो गया है, जिसके चलते दिल्ली से मेरठ का सफर अब 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो सकेगा।
रैपिड मेट्रो के इस आखिरी चरण में 4 नए स्टेशन जोड़े गए हैं, जिसमें दिल्ली का सराय काले खां, मेरठ का शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम स्टेशन शामिल है। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि देश में पहली बार एक ही ट्रैक पर सेमी हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन और मेट्रो एक साथ दौड़ सकेंगी। एनसीआरटीसी ये प्रयोग मेरठ के मोदीपुरम डिपो से साउथ मेरठ के बीच करने जा रहा है। मेरठ मेट्रो के इस रूट पर 13 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 4 स्टेशन पर मेरठ मेट्रो के साथ साथ नमो भारत ट्रेन भी रुकेगी। जानकारों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट न केवल यात्रियों को सुविधा देगा, बल्कि एनसीआर में आवाजाही सुगम बनाने के साथ साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी मददगार साबित होगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।